गुड इवनिंग गाइस। मैं कामनी गौतम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नित्य क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर सीडीपी की तैयारी कराती हूँ और आज मैं आप सभी के सामने जैसे कि सैंपल पेपर मैं अब तक कराती आई हूँ, आज भी सैंपल पेपर लिया है आप सभी के लिए। और देखिएगा सैंपल पेपर किस तरीके से है, जैसे कि आपको डेली पढ़ना है, पढ़ते आए हो अब तक, फिर उसके आधार पे आंसर देते हो। तो देखिएगा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं जो आपके सीटेट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और पहला क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से है। और हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यानी कि सैंपल पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन। हेलो आदित्य, हेलो अनिल, हेलो अनुभा, हरी, स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन किस तरीके से है आपके सामने। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना है। संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की या तालमेल बिठाने वाले की। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। ये बताइएगा भाई किसकी होती है। परिप्रेक्षिक दृश्य के लिए जो देखा जाता है पूरा का पूरा अवलोकन उसमें किया जाता है, इसके आधार पे परिप्रेक्ष्य है। तो बताइएगा भाई ए बी सी डी क्या होगा इसका सही आंसर। तो अनिल ए, हरी ए, आदित्य ए, नहीं आदित्य ने बी बताया है। और बाकी जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं। क्या है आपके अकॉर्डिंग सही आंसर, प्लीज बताइएगा। फिर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इंदु जी ने थर्ड बताया, कृतिका जी ने भी थर्ड बताया। अब हम बात करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि देखो बच्चे में ज्ञान की रचना करने और उनके अर्थ का निर्माण करने की यहाँ पे क्षमता होती है। वहां पर एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक सुगमकर्ता की होती है। बहुत ही आसानी तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। और देखिएगा भाई यहाँ पर सुगमकर्ता जो होगा उसका सही आंसर यानी कि आपका बी ऑप्शन ठीक है। और मुझे लगता है कि आदित्य जी ने ओनली बी बताया है, बाकी सभी लोगों ने भाई संप्रेषक और व्याख्या, भाई होता है संप्रेषक कम्युनिकेशन और व्याख्या। यदि आप अच्छे से किसी भी देखिए यहाँ पर जो समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाता है, बच्चे की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनको बहुत सरल और सहज तरीके से जो निवारण किया जाता है वो सुगमकर्ता के रूप में किया जाता है। तो आपका फर्स्ट यानी कि फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेलो कृतिका, हेलो इंदु, और स्वागत है आप सभी का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं हो सकती है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखिएगा उच्च आत्मरक्षा, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना या फिर उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो जल्दी से बताइएगा। सेकंड का सबसे पहले मुझे घनश्याम जी ने दिया है कि आंसर होगा इसका बी। हाँ, जो बहुत ही सरल तरीके से समझाए, मैंने बता दिया आदित्य, बहुत ही सुगम और सहज तरीके से समझाया जाता है, इसीलिए सुगमकर्ता की भूमिका में होता है वो। तो देखिएगा सेकंड का आप लोगों ने बताया है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर एक प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं होती। तो देखिएगा उच्च आत्म क्षमता भी होती है, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का, अपनी अंतर्दृष्टि से वो समस्याओं का समाधान भी करता है, और उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि बच्चा में इसका आईक्यू लेवल आप सभी को पता है कि 120 से ऊपर होता है, तो यहाँ पर औसतीय मानसिक प्रक्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, और जो लोग नए जुड़े हैं वेलकम सभी को। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। सामाजिक
नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? राजकुमार जी बताइएगा। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या बाल अपराधी बालक? तो जल्दी से बताइएगा, सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? पिछड़ा, मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि या बाल? तो जल्दी से दीजिएगा मुझे। तो आप सभी का आंसर है कि वो कहलाता है बाल अपराधी। बिल्कुल भाई, वो एक ऐसे वंचित मतलब कह सकते हैं कि बाल अपराधी, उसकी कहते हैं ना, बहुत सारे सभी बच्चों की अपनी अपेक्षा होती हैं और वो पूरा ना होने पर वो भिन्न भिन्न व्यवहार करने लगते हैं जो समाज के विरुद्ध होता है। तो यहाँ पर इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो बाल अपराधी की कैटेगरी में आते हैं। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भाई ये तो IQ लेवल बताता है कि मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि और आपका पिछड़े बालक, लेकिन बाल अपराधी क्या होगा? जो सामाजिक कानून के विरुद्ध जो कार्य करता है, वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन सभी ने एकदम बढ़िया जवाब दिया है। आगे देखिएगा, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए किसके रूप में? देखिएगा, प्रगतिशील भूमिका के रूप में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभावशाली भूमिका में? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। भाई विशेष जी ने कहा है डी होगा, और अनिल जी बताइए क्या होगा इसका आंसर। भाई सभी लोग बताएं कि क्या होगा। फोर्थ का सी ऑप्शन मुझे मिला है। जावेद जी ने कहा है कि यहाँ पर डी होगा, और राम स्वरूप जी ने कहा है सी होगा। घनश्याम जी का भी मानना है सी होगा। तो देखिएगा, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, किसके रूप में करना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। प्रजातांत्रिक में क्या होता है? प्रजा की सरकार। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा हर बच्चे को स्वतंत्र रूप से छूट देनी चाहिए कि वो कुछ भी, किसी भी तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और यहाँ पर प्रजातांत्रिक यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका प्रजातांत्रिक भूमिका हो जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ कृतिका जी, डेमोक्रेटिक बिल्कुल सही है। और प्रभुत्ववादी में यहाँ पर सत्ता जो होती है वो टीचर जैसा चाहे वैसा करने के लिए होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बट मैम डी बी तो हो नहीं। प्रभावशाली, वो अपना प्रभाव तो बाद में है, पहले आप बच्चों को किस तरह से बच्चों पे इफेक्ट डालते हो कृतिका जी, वो बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर प्रजातांत्रिक यानी कि बच्चों को छूट देनी चाहिए कि सभी बच्चे स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह की डांट नहीं, किसी भी तरह का मतभेद नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाता। वो सभी के सभी आपका सी ऑप्शन में आता है। अध्यापक कितना प्रभावशाली, कितना पढ़ा लिखा है, ये बात की बात होती है, पहले देखा जाता है इसका दृष्टिकोण कैसा है। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? तो देखिएगा, व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो बताइएगा भाई क्या होगा सबसे बेटर सी। हाँ सब देखिए, राजकुमार जी आपको बता दें कि जो हमारी पेडागोजी होती है ना, वहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन अपने आप में ठीक होते हैं, लेकिन सब में से एक ही को आपको सिलेक्ट करना होता है, जो सबसे बेस्ट होता है वो ही आपको देखना है यहाँ पर। तो देखिएगा, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य कौन सा माना गया है? तो आप देखिएगा भाई, देखा जाए तो व्यक्तिगत समायोजन भी होता है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना भी जागृत होती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा इसमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर आपका व्यवहार परिवर्तन सबसे उपयुक्त कार्य होगा। तो क्लियर हो गया होगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। चलिए शाबाश, सभी ने भी सी। फिफ्थ का ए नहीं होगा वो विशेष जी। भाई व्यक्तिगत समायोजन, सबसे पहले तो अपने व्यवहार को देखना है, अपने आप को सुधार करना है, और यहाँ पर आपका अधिगम का जो संबंध जुड़ा है वो हमारे व्यवहार से जुड़ा है। व्यवहार में किस तरह से आप परिवर्तन करते हो, यदि व्यवहार में परिवर्तन होगा तो आपका व्यक्तिगत समायोजन अपने आप अच्छा हो जाएगा, समाज के साथ तालमेल भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो आपका व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया होगा भाई? क्लियर हुआ? हाँ अनुराग जी बिल्कुल सही कहा आपने, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। ठीक है, तो देखिएगा
यह इंगित करता है क्या वह बच्चे का शुभ चिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, या वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा कि सी का क्या होगा सही आंसर। भाई जल्दी जल्दी बताइएगा मुझे कि क्या होगा इसमें। तो देखिएगा राजकुमार जी, वरुण जी, भाई वरुण जी कहाँ पे रहते हो आप, क्लास में नहीं आते हो डेली? तो आपने दोनों ने बताया है मुझे, यानी कि सभी का मानना है कि यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिएगा संवेगात्मक जो हमारी, भैया आप सभी को पता है, जो संवेग हमारे भावुक जो होते हैं, भाव जो होते हैं उन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक बच्चे द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर यदि वो क्रोध प्रकट करता है तो वह संवेगात्मक रूप से, उसे अपने भावों पर कंट्रोल करना नहीं आता, वो सारा का सारा गुस्सा अपने बच्चों पे दिखा देता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंठित मीन्स क्या होता है, कुंठित मीन्स क्या होता है, ये पूछा है आपने कृतिका जी। कुंठित कुंठा के लिए होता है जब अपने ही मन ही मन में हम कुंठित होते हैं, यानी कि ईर्ष्या का नाम होता है ये दूसरा, अपनी जलन की भावना होती है कुंठित होने में। क्लियर हो गया भाई कृतिका, क्लियर हो गया? कुंठित होना, कुंठा, बहुत सारी जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, तो तब मन ही मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है। निराशा के लिए भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं दूसरा वरुण हूँ। अच्छा वरुण शर्मा, ओके वरुण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी पहली क्लास है, वेलकम आपका। और देखिएगा क्लास कैसी लगेगी आप लास्ट में बताइएगा। अपने आप में घृणा, हाँ नहीं, आप किसी और के प्रति भी घृणा कर सकते हैं राजकुमार जी। कुंठित होना किसी और के आधार पे भी कि उससे कुंठा हो गई है, और अपने आप में, हाँ, कुंठित होने वाला व्यक्ति स्वयं होता है। ठीक है, देखिएगा एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। तो देखिएगा ये भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में सैद्धांतिक संशोधन है, और यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुतियों को प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? 7 का बी। भैया बोलने से पहले आप लोगों ने मुझे आंसर दे दिया है। तो आप सभी को पता है कि ये एनसीएफ 2005 जो है ये कहाँ से है? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। और यहाँ पर आपका भाई इस जो एनसीएफ 2005 है इसका उद्देश्य क्या था? भाई एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या था, कोई हमें बता सकता है आप में से? हाँ बिल्कुल बी होगा अनुराग जी, बागेशी, सी नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। मैं बताइएगा इसका जो एनसीएफ 2005 लागू किया गया था, इसे लिया गया था, क्यों किया गया था ये दस्तावेज तैयार? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई बताइए, आप में से किसी ने नहीं बताया है। मैं पूछ रही हूँ कि एनसीएफ 2005 भाई ये हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है, ये याद रखिएगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको रखा गया है। समावेशन शिक्षा, सामाजिक से जोड़ना। देखिएगा रोटी लर्निंग, समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा, बालक को पर्यावरण के साथ जोड़कर शिक्षा देना, एनसीएफ 2005। अच्छा ये बताइएगा जो बिना बोझ की शिक्षा जो दी जाती है वो कौन से एक्ट में दी जाती है? बिना बोझ की शिक्षा, ऑल चिल्ड्रन शुड बी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही बताया इंदु जी कि यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी, ये भी बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इस सारे एनसीएफ 2005 में बहुत कुछ छिपा हुआ था, यानी कि इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और जिसमें मुफ्त और अनिवार्य
शिक्षा रखा गया। एनसीएफ 2005 भी ये भी कहता है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक जीवन से भी उसको जोड़ना चाहिए और सामाजिकता के बारे में भी उसको बताना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बताया है सभी ने आप लोगों ने। तो मैं और हाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन बताएगा मुझे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन रहे हैं, बता सकते हैं आप में से? भाई एनसीएफ 2005 के वो अध्यक्ष कौन है, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इससे देखिएगा, विपिन जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बिल्कुल लागू कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार के साथ सर्व शिक्षा अभियान में तो सब शिक्षा का अधिकार, यानी कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जिसमें लड़की और लड़कों को एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कराई गई थी। और 2009 में बिल्कुल ये लागू किया गया था कि पूरे देश में कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए शिक्षा से। यशपाल समिति, हाँ बिल्कुल, एनसीएफ 2005 की जो अध्यक्षता की थी वो की थी यशपाल ने, प्रोफेसर यशपाल नाम था उनका। बिना बोझ की शिक्षा इसका मेन पर्पस था। आगे चले, देखिएगा, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है ये आपको बताना है। ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर क्या होगा। अधिगम के लिए आकलन जो आवश्यक माना गया है वो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो कौन बताएगा मुझे आप में से? 8 का डी बताया है मुझे घनश्याम जी ने। भाई और बाकी सभी लोग दीजिएगा जवाब। रेणु जी ने कहा है थर्ड होगा, वरुण जी ने भी कहा है थर्ड होगा, और सभी भी ये बताइएगा। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं तो सभी कोशिश करें कि बताएं। मोटिवेशन, चलिए मैथ साइंस सुष्मिता जी, चलिए फॉर मोटिवेशन। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका, मैं आपको बता दूं भाई, ग्रेड और अंकों का प्रयोग आपका फाइनल यानी कि आपका लास्ट में किया जाता है। जांच परीक्षण का अर्थ है कि बीच बीच में आप जांच के लिए करते हैं, लेकिन अधिगम में आकलन जो आवश्यक होता है वो बच्चों को प्रेरित करने के लिए होता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए होता है, जिससे बच्चा क्या करता है कि भाई बच्चे की कमियों को बताया जाता है और कमी में बच्चा सुधार भी लाता है। तो यहाँ पर बच्चा प्रेरित होकर सीखता भी और आगे की ओर भी बढ़ता है। तो आप कहाँ लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक कर दिया है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 8 का सी होगा, हाँ विशेष जी, बिल्कुल सी ऑप्शन ही सही है यहाँ पर, ठीक है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है ये पूछा है, तो जल्दी से बताइएगा, सभी को पता है इसके बारे में। कौशल सीखने की पहली स्टेज कौन सी रखी है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण? तो बताइएगा भाई, जल्दी बताइएगा क्या होगा भाई? सी, हाँ सुष्मिता जी आपने सी बोला है, मुझे पता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो प्लीज बताएं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कौशल, कोई भी कार्य सीखने की जो पहली स्टेज है, सभी को पता है कि बच्चा अनुकरण के आधार पर सीखता है ना, नकल करने के माध्यम से सीखता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है कि इसका डी आंसर ही होगा। बस ऐसे ही, चलिए अनुकरण के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। लवली कुमारी जी स्वागत है आपका। अनुराग, सुष्मिता जी यस मैम, हाँ बिल्कुल। तो देखिएगा, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भाई मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, गिलफोर्ड ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था या विनय साइमन ने किया था? तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब? भाई क्या होगा इसका सही जवाब? सुष्मिता जी आंसर दीजिएगा कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एकदम आप लोगों ने जवाब देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिएगा, राजकुमार जी ने डी ऑप्शन, विशेष जी ने भी डी बताया है, आदित्य ने भी डी बताया है और सभी लोगों का कहना है, रेणु जी ने सेकंड बताया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होगा वो आपका मानसिक आयु के प्रत्यय का जो प्रयोग किया था वो किया था विनय साइमन ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया है आप सभी ने। किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। अब बात करते हैं कि
भैया बुद्धि शब्द का प्रयोग आ जाए कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सभी को पता है किसने किया था भाई, किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था, बिने ने किया था। कब किया था, 1905 में किया था। उसके सहयोगी बिने साइमन ने मिलकर मानसिक आयु प्रत्यय का सोपान दिया। तो यहाँ पर बुद्धि शब्द का प्रयोग सुष्मिता स्टर्न ने नहीं किया, वो किया था किसने, अल्फ्रेड बिने ने किया था। हाँ, बिने ने किया था, बिल्कुल। कब किया था, 1900, सही बोला है कृतिका जी ने, 1905 में किया था। और यदि आ जाए कि बुद्धि लब्धि शब्द के बुद्धि लब्धि प्रयोग सूत्र किसने दिया था, बुद्धि लब्धि जो सूत्र है उसके प्रतिपादक कौन है भाई, बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कौन है बताइएगा जल्दी। स्टर्न ने किया था। सुष्मिता जी क्या बता रहे हो स्टर्न के बारे में, बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग किसने किया था ये पूछा है, तो स्टर्न बताया है कृतिका जी ने, बहुत अच्छे। और यदि आ जाए कि इसका प्रयोग किसने किया था भाई, सूत्र प्रतिपादित किया था स्टर्न ने। कब किया था, 1912 में। और यदि आ जाए कि इसका प्रयोग किसने किया था, तो 1916 में प्रयोग किया था टर्मन ने। किसने किया था, टर्मन ने किया था। ठीक है भाई, टर्मन ने किया था। हाँ, टर्मन 1916 में प्रयोग करता है। टर्मन यानी कि प्रयोग में लाने वाले टर्मन है, उसके प्रतिपादक स्टर्न है। बुद्धि शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो याद रखिएगा आप लोग। शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है ये आपको बतानी है। तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। तो जल्दी से बताइएगा कौन सी विधि है शेष अवस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि, भाई जल्दी बताइएगा। सब भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। सुष्मिता आपकी गलती नहीं है, इसको भाई जब जरूरत होती है तब ही आप लोग देखते हो, तो भूल जाना भी भूल जाते हैं, लेकिन भूल कर याद करना बहुत जरूरी है। जल्दी बताइएगा शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से जवाब दिया है भाई। एक ने दिया है अनुराग जी, आपने थर्ड को बताया है, बाकी सभी ने मुझे बताया है कि यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि शेष अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है, जिसमें क्या है कि मॉन्टेसरी विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, किंडरगार्टन पद्धति द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो अब मैं आप लोगों से पूछूं कि मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी भाई, यहाँ पर आपका 11th का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी आएगा इसमें। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी, कौन बताएगा मुझे, मॉन्टेसरी विधि किसकी है बताइएगा जल्दी से। मॉन्टेसरी विधि किसकी है जल्दी बताइएगा भाई, किसकी है मॉन्टेसरी, मारिया। अच्छा वरुण जी धन्यवाद। और हाँ, मारिया मॉन्टेसरी बोल सकते हैं इसको। और खेल विधि के कौन है जल्दी बताइएगा, मारिया के नाम से याद रखिएगा। खेल विधि के कौन है, कुक के नाम से जाना जाता है, कुलबैक कुक। और किंडरगार्टन पद्धति के हैं आपके फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रॉबेल। और फ्रॉबेल ने पूछ लिया जाए ना आपसे कि मैडम मारिया बिल्कुल सही बताया है आपने, और यदि पूछ लिया जाए कि फ्रॉबेल ने किस खेल पर सबसे अधिक बताया था कि बच्चों को किस खेल के बारे में वर्णन किया था, तो वो गेंद का खेल लिया है इन्होंने, गेंद के खेल पर बल दिया था, गेंद का खेल। हाँ, फ्रॉबेल बिल्कुल सही है। पूछे कि किस खेल को रखा था इन्होंने शिक्षा में, तो गेंद के खेल को रखा था, याद रखिएगा फ्रॉबेल होगा बिल्कुल। आगे देखिएगा, प्रेरणाएं देखिएगा डैश, प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचाने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। किस प्रकार से, प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। विपिन जी बिल्कुल गेंद के खेल को ही मान्यता दी थी उन्होंने, तो आपको बताना है 12th का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा मुझे कि भाई यहाँ पर प्रभावी होगा, भावात्मक होगा, संरक्षण उन्मुखी होगा या फिर सुरक्षा उन्मुखी होगा। तो जल्दी से दीजिएगा। देखिएगा सम्मी जी ने कहा है मुझे कि यहाँ पर होगा 12th का सी, और राजकुमार जी का मानना है बी, और विशेष जी इन्होंने भी कहा है बी होगा। भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका राइट
देखिएगा, उन्मुख जो होता है ना, किसी के प्रति विकसित होने के लिए होता है। उन्मुख शब्द जो होता है यानी कि संरक्षण के प्रति विकसित होने के लिए होता है। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी ऑप्शन, भावात्मक। भावात्मक प्रेरणा, भाई जो हमारी भाव के द्वारा होती है, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबोधित कराई जाती है। बिल्कुल जावेद जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है। वो हमारे जो भाव, जो हमारी फीलिंग्स बाहर निकल कर आती हैं, उससे हम प्रेरित होते हैं। और आपका 12th का यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैम योर कॉन्टैक्ट नंबर, सुष्मिता जी वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसी में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। नित्य क्लासेस के लिंक पे जाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा वहां से। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सकारात्मक रूप से बताना है आपको। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों की प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या फिर माता पिता की ओर से दबाव। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब? 13 का अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा, क्या होगा बताइए जल्दी से मुझे, जो सकारात्मक रूप से इसको प्रभावित करेगा। 13 का सी घनश्याम जी ने कहा है, उमेश जी ने 13 का सेकंड बोला है, यानी कि बी और सेकंड वो थर्ड, इन दोनों के बीच में भैया टकराव हो रही है। और सही आंसर क्या होगा पहले देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सकारात्मक, भाई सकारात्मक धनात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है उसको। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका राइट आंसर होगा आपका सहपाठियों से प्रतियोगिता नहीं होगी। यहाँ पर आपका अर्थपूर्ण संबंध होगा कि आप किसी भी अधिगम को प्राप्त कर रहे हैं तो उसका अर्थ निकल कर आना चाहिए, उसका अर्थ निकल कर आएगा। तो आप देखिए, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन का यदि आपको अर्थ ही नहीं निकल पाएगा तो आप कैसे करोगे? आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे और उस क्वेश्चन में आप 100% अपना नहीं दे पाओगे। कुछ भी सीखने के लिए आपको उसका अर्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही होगा और बिल्कुल 100% आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, बी नहीं होगा। भाई देखिए भाई आपको पता है कि सहपाठियों से प्रतियोगिता, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो सबसे बेस्ट जो होगा वो तो अर्थपूर्ण संबंध है। यदि हम सहपाठियों से प्रतियोगिता रखें तो वो भी आपका सही है, लेकिन मैंने आपको कितनी बार बताया है कि इसमें से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, बाकी सब अपने आप में सही होते हैं। ओके, प्रतियोगिता जरूरी नहीं है। अच्छा, अनुभा जी कह रहे हैं कि ओके प्रतियोगिता जरूरी नहीं है कि हेल्थी हो, इसलिए बी नहीं होगा। सेकंड, हाँ सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए इसमें सहपाठियों से प्रतियोगिता हम तब रखेंगे जब हम उस लायक हो जाएंगे। सुस्मिता जी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब बैठना पसंद करोगे जब आपकी इसको अच्छे से कमांड हो, आपको समझ में आ रहा हो। तो उसके आधार पे आपको अर्थपूर्ण संबंध होना चाहिए, यानी कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो वाला सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आकलन की बात कर रहे हैं। आकलन का अर्थ जानते होंगे आप, क्या होता है आकलन? बच्चे को लेबल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। हाँ, यही तो बता रहे हैं ना हम कि सबसे पहले आपका सी ऑप्शन बेस्ट है। तो देखिएगा बच्चे को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। सेकंड, बच्चे में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। या फोर्थ, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट होना चाहिए। भाई सभी का एक ही आंसर होना चाहिए। क्या भाई देखिए, यहाँ पर आकलन जो होता है, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, करने के आधार पर उनमें सुधार भी लाया जाता है। तो आकलन का यही सबसे प्रमुख तरीका है कि सीखने में सुधार का एक तरीका माना जाता है। बीच बीच में आपको समय समय पर आकलन किया जाता है, तो वहां पर क्या है, बच्चे अपनी गलतियों के आधार पर सुधार लाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। हाँ विपिन जी, आपने बिल्कुल सही बताया। अमित, सुनील, अनुराग, रेणु, आप सभी का आंसर, जावेद जी, सभी का भी सुधार का एक तरीका माना जाता है आकलन। तो आगे चले, क्लियर हो गया होगा सभी को।
भाई चले आगे, चलिए देखिएगा। हाँ डी ही है राजकुमार जी, 100% डी है, ठीक है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिएगा यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। सेकंड, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। या फिर डी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो जल्दी से बताइएगा 15 का क्या होगा। सी आंसर मुझे मिला है आप लोगों से। और यहाँ पर भाई समावेशन का अर्थ क्या होता है कि सभी को समान शिक्षा देना, सभी को सम्मिलित करना, एक साथ शिक्षा देना। तो देखिएगा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार देना समावेशन शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और समावेशी शिक्षा में हर वर्ग के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। चलिए विपिन जी, हाँ सभी ने एकदम बढ़िया बताया कि 14 अच्छा रेणु जी 14 का सेकंड अभी हम निकल चुके हैं। 15 क्वेश्चन चल रहा है, देख लीजिएगा आप। सुष्मिता आंसर मिल गया आपको। भाई आंसर इसका जो होगा ना वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। आगे देखिएगा, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, ये आपको देखना है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उसे बहुत सारा लिखित कार्य दे, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे, या फिर उन्हें कक्षा में अलग से बिठाए, या लास्ट उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रिया नहीं कर सकते। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आपको देना है सभी को। तो राजकुमार जी ने बताया 16 का बी होगा, इंदु जी ने भी बताया, विशेष जी ने भी बताया, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी का जवाब एक ही होगा, क्योंकि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करे कि बच्चे का बहुत सारे रीजन होते हैं घर में, उसके हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जिसके आधार पे बच्चा नहीं पढ़ पा रहा हो, और साथ में उसे कक्षा में होने वाली जितनी भी चर्चाएं होती हैं शिक्षा से संबंधित उसमें बच्चे को शामिल किया जाए। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और कोई डाउट नहीं, सेकंड ऑप्शन बेस्ट। भाई 14 का क्वेश्चन निकल गया है जावेद जी, आप उसमें देख लीजिएगा जब क्लास हो जाए ना, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, ये आपको देखना है। तो देखिएगा, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सर्जनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, या फिर रहने के लिए स्वस्थ परिवेश का अभाव, या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो जल्दी से बताइएगा 16 भाई 17 क्वेश्चन चल रहा है आपका, 17 का क्या होगा। भाई जितने मेरे साथ बहुत सारे लर्नर जुड़े हुए हैं तो प्लीज सभी लोग कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा 17 का। भाई पूछा है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से, लेवल देखिएगा, सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे विन यानी कि सभी के आंसर बिल्कुल अलग अलग आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन के आंसर को मैं समझा देती हूँ कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिएगा, अनुभा और अनुराग और अनुभा जी, आप लोगों ने बताया है ओनली ए ऑप्शन, बाकी सभी लोगों ने कोई ना कोई से ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं। तो सही आंसर जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। भाई सामाजिक रूप से पूछा है, सामाजिक रूप से पूछा है तो देखिएगा, एक बात सुन लीजिएगा, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, यदि हम सीखना चाहते हैं तो वहां पर हमें प्रेरित करने का अभाव मिले तो वो सामाजिक रूप से नहीं होता, चाहे तो वहां पे स्वयं के आधार पे भी हो सकता है। सर्जनशीलता को पोषित होने के, जो हम सर्जनशील व्यक्ति को यदि वो अवसर ना मिले तो वहां पर भी सामाजिक
के आधार पर वंचितता को माना जाता है, यानी कि सामाजिकता, समाज की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत होती है जिसके आधार पर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश का अभाव, ये भी सामाजिक रूप से देखा गया है। विद्यालय में किसी भी प्रकार का व्यवहार आपके साथ हो रहा है, नकारात्मक व्यवहार हो रहा है, तो वो भी सामाजिक वर्ग में लिया जाएगा। लेकिन आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका किस में आएगा, वो आएगा आपका स्वयं के आधार पर भी हो सकता है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं मानी गई है। यदि आप कोशिश करेंगे तो प्रेरणा के मतलब सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव नहीं होगा, उसमें भाव पाया जाएगा और सीख सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा सर, घनश्याम जी, डी ऑप्शन नहीं होगा। भाई विद्यालय में पक्षपात, जो आपके साथ पक्षपात किया जाए तो वो सामाजिक रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ पे ऊंच नीच का किया जा रहा है, या रंग के आधार पे, गर्ल्स बॉयज के आधार पे, तो वो सामाजिक रूप से देखी जाती है। व्यक्तिगत, हाँ बिल्कुल, प्रेरणा व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत भी होती है, दूसरों पे भी निर्भर होती है, लेकिन सबसे पहला देखा जाए तो व्यक्तिगत ही होती है, क्योंकि स्वयं के आधार पे सीखना होता है। अब देखिएगा शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का कौन सा स्थान है, ये आपको देखना है। आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, या इनमें से कोई नहीं। तो लेवल देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का कौन सा स्थान है, तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। फिर राजीव जी 17 का बी बताया है आपने, चलिए बताइएगा 18 का क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। 18 का बी स्वतंत्र चर बताया है भाई। और सभी लोग बताइएगा शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण शब्द शिक्षा से बना हुआ है, आप लोग जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षा प्रदान कराना, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षा प्रदान कराना। अब यहाँ पर यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का स्थान क्या है, विद्यार्थी क्या है, तो देखिएगा आश्रित चर माना गया है भाई। स्वतंत्र, मैं आपको बता दूं, यदि आ जाए कि शिक्षण बाल मनोविज्ञान में बालक का स्थान कौन सा है, तो वो केंद्र बिंदु माना गया है, क्योंकि बालक के हिसाब से शिक्षा होती है। और लेकिन शिक्षण प्रक्रिया जिस हिसाब से शिक्षण यानी कि आपकी टीचिंग स्किल्स को रखा गया है, पाठ्यक्रम को रखा गया है, उसमें जो विद्यार्थी का स्थान होता है वो आश्रित होता है किस पर, अध्यापक पर, और साथ के साथ पाठ्यक्रम पर, प्लस पाठ्यक्रम पर। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन बनेगा भाई। आश्रित चर है, स्वतंत्र चर नहीं है कि वो अपने हिसाब से ही पढ़ेगा, कि उसे भी टीचर पर, हाँ टीचर पे डिपेंड है, मैंने आपको बता दिया ना, टीचर पर और साथ के साथ पाठ्यक्रम पर, ठीक है। स्वतंत्र छोड़ दिया ना तो बच्चे का मन करेगा तो उस टॉपिक को पढ़ेगा, और बच्चे का मन नहीं किया तो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ केंद्र बिंदु बालक माना है, इसको याद रखिएगा। आश्रित निर्भर होना होता है अनुराग जी, किसी पर डिपेंड होना होता है, ठीक है। RTI Act 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह में कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं कितने, ये आपको बताने हैं 40, 42, 45 से 48। तो जल्दी बताइएगा सुनील जी, क्या होगा इसका सही आंसर। भाई RTI Act 2009 में शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में होने वाले कार्य कितने घंटे के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, तो जल्दी दीजिएगा मुझे जवाब। आदित्य जी ने कहा है 45, उमेश जी ने भी कहा है 45, माई जी का मानना है कि 40 होगा, और 19 का सी, और इंदु जी का मानना है कि सेकंड यानी कि 42 होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक सप्ताह में कार्य की अवधि जो रखी गई है वो रखी गई है आपकी 45। भाई जो करेक्ट आंसर है वह है आपका सी ऑप्शन, 40 नहीं है 45, बिल्कुल 45 आंसर होगा इसका, ठीक है। और हाँ सी ऑप्शन होगा, पहले इससे थोड़ी सी कम थी, अब उसको बढ़ा दिया गया, अवधि को बढ़ा दिया गया है। पहले मुझे लगता है 34 थी शायद, 34 घंटे होते थे, लेकिन अब 45 घंटे कर दिए गए हैं इसमें जी। देखिएगा शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने की कला, शिक्षण यानी कि डैश शिक्षण, वो सॉरी छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला शिक्षण होगा, सहानुभूति होगा, समदृष्टि होगा, या प्रेरणा होगा। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर। भाई डैश करके है, उसमें आपको फिल करना है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या होती है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया जवाब, सभी ने बोला है कि
20 का होगा प्रेरणा। यदि बच्चा प्रेरित होगा तो वहाँ पर वह कार्य करने में रुचि उत्पन्न करेगा, और जब रुचि उत्पन्न करेगा तो उस कार्य में वो अपना 100% देने की कोशिश करेगा और रिजल्ट उसका बेस्ट होगा। तो बिल्कुल प्रेरणा यानी कि प्रेरित होना बहुत जरूरी है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अच्छा माही जी, आज हमें भी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि नेट इशू सभी जगह हो रहा है, हमारी तरफ भी होता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा अभी क्लास को। जब तक 1-2 क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, आज जल्दी क्लास को समाप्त करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? भाई कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, या पर 9:15 बजे से जो क्लास होगी 9:15 से आप बताइएगा आप लोग कि कक्षा शिक्षण, जब कक्षा में शिक्षण होता है तो पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित होता है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा भाई सभी लोगों के मुझे आंसर मिल रहे हैं। 21 का आप लोगों ने, किसी ने तत्परता दिया है, किसी ने प्रभाव बताया है, किसी ने सादृश्यता दिखाया है, डी। और आर्यन जी का मानना है कि डी ऑप्शन होगा। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए साहचर्य नियम का इसमें प्रयोग किया जाता है। साहचर्य नियम का प्रयोग क्यों है? और यह जो होता है ये एक अनुक्रिया में वृद्धि करना साहचर्य के नियम पर डिपेंड करता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भी प्रस्तावना का सोपान जो होता है उसका फर्स्ट जो होता है वो साहचर्य के नियम पर डिपेंड होता है। मुझे लगता है कि ओनली आर्यन ने ही बताया है कि डी ऑप्शन होगा, वरना आप सभी ने कहा है कि सी। दो प्रभाव का नियम क्या होगा? मान लीजिए कोई काम आप सीखते हो, जैसे कि आपने सीटेट की प्रिपरेशन की और सीटेट में आपने हिंदी अच्छे से कर ली, और आगे मान लीजिए आप सुपर टेट की तैयारी करोगे, तो सीखा हुआ ज्ञान जब आपको प्रभावित करता है तो दूसरी जगह क्या है कि आप उससे और अधिक प्रभावित होकर और अच्छे से कार्य को करना चाहेंगे। तो ये प्रभाव के नियम पर डिपेंड करता है। तत्परता का नियम क्या कहता है? यदि किसी कार्य के लिए आप तत्पर होंगे, तो क्या होगा भाई, उस कार्य को आप आसानी से सीख लेंगे। और सादृश्यता का नियम क्या कहता है? भाई सादृश्यता का नियम किसने दिया है, पता है आपको? सादृश्यता का नियम किसने दिया है? हाँ भाई, सादृश्यता का नियम किसने दिया है, पता है? कौन बताएगा इसके बारे में मुझे? सादृश्यता का नियम किसने दिया है? मैं जल्दी बताइएगा। हाँ 19 का डी, वो 21 चल रहा है सर। घनश्याम जी, आप लोगों के कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, जल्दी बताइएगा। थॉर्नडाइक, राम स्वरूप जी ने बोला है थॉर्नडाइक। और बताइएगा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा। संप्रत्यय नहीं पता मेरे को, मैं अच्छा कृतिका जी को नहीं पता है। थॉर्नडाइक आंसर मिला है मुझे, पहले इसको क्लियर करें तब बताते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, हाँ बिल्कुल सादृश्यता होगा, थॉर्नडाइक ही होगा। संप्रत्यय सोपान का प्रथम, देखिए संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, पृथक्कीकरण या पृथक्करण। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। मैं संप्रत्यय निर्माण पता है किसे कहते हैं? यहाँ पर किसी भी प्रकार का दृढ़ विश्वास रखा जाता है, उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है। बहुत बढ़िया भैया, आप लोगों को पता है क्या इसका आंसर? राजीव जी ने बोला है 22 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। इंदु जी ने बोला है कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा प्रत्यक्षीकरण, और विपिन जी ने बोला है बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रथम सोपान है वो क्या होगा? वो होगा आपका, रेणु जी आपने प्रत्यक्षीकरण होगा। फिर राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण, जो एक निश्चित व्यवहार के लिए निर्धारित किया जाता है, और उसमें क्या होता है बच्चा, भाई संप्रत्यय निर्माण किसे कहते हैं? संप्रत्यय निर्माण में एक निश्चित, देखिएगा मैं आपको बता देती हूँ, संप्रत्यय निर्माण, इसमें जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही है। निश्चित व्यवहार को निर्धारित करता है। यदि किसी बालक के मस्तिष्क में कोई संप्रत्यय बन जाता है, मान लीजिए आपकी जो सोच पे डिपेंड करता है कि यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें व्यवहार आप अच्छे से करोगे, और यदि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसमें आप अपना 100% नहीं दोगे। यही होता है संप्रत्यय का निर्माण, और इसका जो पहला सोपान है वो होता है प्रत्यक्षीकरण। बिल्कुल 22 का जो होगा वो सी ऑप्शन होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है भैया बताइएगा? टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या कॉलर के द्वारा? तो आंसर बहुत अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप आराम से बता सकते हैं। पहले जानना भी जरूरी है, करना क्या है भाई बताइएगा इंदु जी? क्या जानना है आपको भाई बताइएगा? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर होगा कॉलर? जल्दी से दीजिएगा आप सभी लोग आंसर मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेकंड ऑप्शन होगा अल्बर्ट बंडूरा। बहुत बढ़िया जवाब सभी का। यहाँ पर जो होगा क्या होगा? बंडूरा ऑप्शन होगा। आप अच्छा ये बताइएगा, बंडूरा ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु किसको माना है? भाई बंडूरा ने अपने सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु माना है वो किसको माना है बता सकते हैं आप? और अपने सिद्धांत में उसने पात्र जो दिए हैं किस किस को रख के दिए हैं भाई पता है आपने? मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। जो बंडूरा का सिद्धांत है, बंडूरा के सिद्धांत को मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। महादेव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? 22 के आंसर के लिए बोले थे हम। प्रत्यक्षीकरण बता दिया ना मैंने आपको इंदु जी इसके बारे में। देखिए बंडूरा ने जो कहा, बंडूरा के सिद्धांत में क्या है कि बच्चे के अंदर जो सामाजिकता आती है, बच्चा जो सीखता है वो समाज के संपर्क में रहकर सीखता है। और इसी आधार को मतलब इसी उसको सिद्धांत को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या है परीक्षण किया। और परीक्षण में क्या है? डॉल ली, गुड़िया ली और साथ के साथ एक जोकर रखा और उस पर टेस्ट किया बच्चों पर। 5-5 का क्या है ग्रुप बनाया और ग्रुप के आधार पर डॉल और जोकर के आधार पे क्या एक मूवी दिखाई गई और वो मूवी 3 तरह से डिफरेंट तरीके से बनाई गई थी। तो ये आपका सिद्धांत बंडूरा जी ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि समाज के संपर्क में ही रहकर बच्चा सीखता है, समाज में जो आता अनुकरण के आधार पे ही बच्चा सीखता है आगे। तो क्लियर हो गया होगा सभी को भाई? इसमें नकारात्मक व्यवहार भी होता है, सकारात्मक व्यवहार भी होता है, शून्य व्यवहार भी होता है, तीनों के तीनों व्यवहार होते हैं इसमें। बच्चा जो सीखता है सोशल, हाँ बच्चा जो सीखता है ना समाज में रहकर उसके अनुकरण करके नकल करने के माध्यम से सीखता है राजकुमार जी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सोशल लर्निंग बिल्कुल, समाज में रहकर बच्चा नकल के माध्यम से देखकर अनुकरण करता है और उसके आधार पर सीखता है। भाई आप लोगों ने इसकी मूवी तो देखी होगी, जो सिद्धांत बताया है कि 5-5 मिनट की मूवी दिखाई जाती है। भाई सुना है आपने? भाई सुना है, देखिएगा 5 मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सा पहली मूवी में क्या है कि 7-8 डॉल यानी कि गुड़िया और एक जोकर होता है। ठीक है, और 5-5 यानी कि 15 बच्चों को लेता है। पहले 5 बच्चों को जब मूवी दिखाता है तो यहाँ पर क्या है कि जोकर है ना, वो जोकर गुड़ियाओं को बहुत प्यार के साथ रखता है, उनके बालों को संवारता है, उनको तैयार करता है। दूसरे जो सेकंड नंबर के 5 बच्चे हैं उनको जो दूसरी वाली मूवी दिखाई जाती है तो वहां पर क्या होता है, जो जोकर है ना वो गुड़ियाओं को क्या तोड़कर किसी के बालों को नोच रहा है। तो यहाँ पर 5 मिनट की मूवी में ये दिखाया जाता है। और तीसरे वाले जो 5 बच्चे हैं उनको दिखाया जाता है कि जोकर जो गुड़ियाओं के साथ मतलब गलत व्यवहार करता है, उसके आधार पर उस जोकर को पिटाई लगाई जाती है, यानी कि डांट लगाई जाती है। तो इसलिए वो बच्चे वहां पे जो जोकर है वो शांत मुद्रा में बैठ जाता है। तो भाई जैसा बच्चे देखते हैं ना वैसा ही व्यवहार करते हैं। लास्ट में एक रूम तैयार किया जाता है और जो 15 के 15 बच्चे हैं उनको उस रूम में भेज दिया जाता है। तो जैसा बच्चे देख कर आते हैं वैसा ही व्यवहार गुड़ियाओं के साथ करते हैं। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया? आदित्य क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा? भाई बच्चे जैसी जैसी मूवी 5 की जो 5-5 बच्चों का ग्रुप है वो जैसी जैसी मूवी देखकर आता है वो वैसे ही क्या करता है, वो देखकर अनुकरण करता है उन गुड़ियाओं के साथ। क्लियर हुआ? हाँ अल्बर्ट बंडूरा इसके प्रतिपादक हैं। क्लियर हो गया ना? फिर 5 बच्चों ने देखा कि बच्चों को गुड़ियाओं के साथ सहला रहा है तो 5 बच्चे भाई यहाँ पे बहुत सारी गुड़ियाँ डाल दी जाती हैं और 15 बच्चों को एक साथ कमरे में भेज दिया जाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे गुड़ियाओं को बड़े प्यार से रखते हैं, कुछ बच्चे क्या है उसके साथ तोड़ फोड़ करते हैं और कुछ बच्चे डर की वजह से एक कोने में बैठे रहते हैं। तो ये है आपका। हाँ मैं कामनी मैडम हूँ, कामनी नाम है मेरा। तो क्लियर हो गया होगा सभी का ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा
अभी क्वेश्चन हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर आ गया है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा पूजा जी इसका आंसर। भाई सभी लोग कमेंट करें और बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। मैं जल्दी से बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, राजकुमार जी ने सबसे पहले मुझे कमेंट किया है और बताया है कि इसका सही आंसर होगा। अभी हम बात कर रहे थे समाज के द्वारा सीखता है, समाज से सीखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। भाई अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था समी जी, तो आपको भाई किसी ने मुझे बी बताया था शायद ना। चलिए हाँ, आदित्य जी सेकंड नहीं होगा भाई, आर्यन सेकंड नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया था कि बच्चा जो भी सीखता है समाज के संपर्क में रह के सीखता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। किस सिद्धांत से वो संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। क्लियर हो गया सभी को? चलिए हाँ, आर्यन ने बताया है। आगे देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों पर अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो ये आपको बताना है। गणित अध्ययन पर, पर्यावरण अध्ययन पर, भाषा अध्ययन पर, या फिर ये सभी? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। भाई सभी लोग जवाब दें कि राइट आंसर क्या होगा। 25 लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास में आपका। तो सभी के सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ मैं थोड़ी सी कंजूसी ना करें, सभी के सभी लोग कमेंट करें और बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। भाई 25 का, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किस विषयों पर अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका सही जवाब। भाई कैसी कंजूसी, आप लोग बड़े सोच में पड़ गए हैं सभी लोग। राजकुमार जी ने कहा है डी होगा, शिवम जी का भी मानना है डी, कृतिका जी ने भी डी बोला है। ओनली 3 लोगों का आंसर मुझे मिला है। अनुभा जी डी, शमी जी डी, अनुराग जी डी। यानी कि आप सभी को भी सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को भी दिया जाता है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में भी डिस्कस किया जाता है और भाषा अध्ययन के बारे में भी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर किन किन सब्जेक्टों को अधिगम के आधार पर सर्वोत्तम माना गया है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण ईबीएस को भी रखा है, भाषा से संबंधित भी लिया जाता है, जिसमें आपका भाषा अध्ययन में आपका हिंदी भी आता है और अंग्रेजी भी आता है। ठीक है हाँ भाई, दबे का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहे हैं आप लोग। अच्छा दबे क्या है भाई, यहाँ पर प्राथमिक स्तर दबे समिति ने, यानी कि यहाँ पर जो दबे का अर्थ है ना, वो एक दबाव उसके लिए कि कौन कौन से सब्जेक्टों को इसमें आपको डाला गया है प्राथमिक स्तर पर। तो दबे के अर्थ को इसलिए लिया गया है, मैंने भी हाँ डी बताया था। फिर दबे को जो लिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्टों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए शामिल में ला सकते हैं आप इसको, यदि दबे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चैप्टर वाइज स्टडी कब कराएंगे? समी जी बहुत जल्दी कराएंगे। जितने भी अभी सैंपल पेपर हैं पहले उनको कंप्लीट करा दूं। मैंने 15 सैंपल पेपर आप लोगों के लिए लिए हैं, जिसमें 9 यानी कि आज कंप्लीट हो गए। तो देखिएगा, नहीं समिति के लिए नहीं है ये। तो देखिएगा 9 जो चैप्टर हैं आपके कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद जैसे ही 15 हो जाएंगे मैं आपको भाई चैप्टर वाइज तैयारी कराऊंगी। ठीक है बिल्कुल, आदित्य जी जब भी मिलेगी आपको, और कोशिश करेंगे कि और जल्दी स्टार्ट कर दें। ईबीएस, हाँ ईबीएस चलेगी अनुराग जी, वो चलेगी आपकी 10 बजे से ईबीएस की क्लास चलेगी, और 9:15 से चलेगी आपकी मैथ की पेडागोजी की। आप मैथ की पेडागोजी में भी जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं क्लास कैसी होती है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा यदि क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखें और बाय बाय। कमेंट करना मत भूलिएगा।